न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके चल रहे थे। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, इसमें वो कहते हैं कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? तो ध्यान देंगे, एक टॉपिक था हमने करवाया था, उसमें ये लाइन आई थी कि जब फ्लक्स रेखाएं किसी क्षेत्र के भीतर प्रवेश करती है या पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। और यही जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती है पृष्ठ से तो बाहर निकलने वाली रेखाओं के कारण उत्पन्न होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर रेखाओं की संख्या दी है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तो इसको डेल्टा φ1 आप मान सकते हैं। और आगे जो है 2500 फ्लक्स रेखा, इसको φ2 मान सकते हैं। लिखेंगे φ1 वैल्यू जो दे रखी है, φ1 इक्वल टू माइनस के 4500 रेखाएं और φ2 करके आप लिखिए, φ2 इक्वल टू हो जाएगा, कितनी रेखाएं निकल रही हैं जी? बाहर 2500 रेखाएं निकल रही हैं, तो ये धनात्मक रहेगा। पच्चीसो रेखाएं। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, एप्सिलॉन 0 कितना दे रखा है जी? 8.9 दे रखा है जी। तो 8.9 ही प्रयोग करेंगे इंटू 10 की पावर माइनस की 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है, तो उन्होंने राउंड फिगर में इसको 8.9 माना है, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे आप? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा फ्लक्स रेखाओं से ही। तो कुल वैद्युत फ्लक्स आप ज्ञात करेंगे, क्षेत्र से बाहर निकलने वाला लिखेंगे थ्योरी में थोड़ा सा, क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 कुल ज्ञात कर रहे हैं तो जोड़ देंगे दोनों को, φ1 प्लस φ2 ये हो जाएगा। φ1 की वैल्यू आपके पास है -4500 प्लस, और φ2 की वैल्यू आपके पास में है 2500। अब माइनस के ज्यादा है, घटा देंगे 2500 में से 4500, यानी 4500 में से अगर 2500 घटाओगे तो बचेगा 2000 माइनस का, 2000 रेखाएं। ये किसकी वैल्यू आ गई है जी? आपके पास फाइव की वैल्यू आ गई है, फाइव इक्वल टू माइनस के 2000 रेखाएं। अब वो आगे पूछते हैं इसी में जो हमको ज्ञात करना है, आगे थोड़ा पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? तो माना क्षेत्र के भीतर आवेश Q है, जो ज्ञात करना है पहले उसे मान लेंगे। माना क्षेत्र के भीतर
आवेश Q है, तब गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका यहाँ प्रयोग करेंगे तो आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन 0, फाई इंटू एप्सिलॉन 0 वैल्यू रखेंगे क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास में है। फाई की वैल्यू आपके पास है -2000 इंटू, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है आपके पास 8.9 इंटू 10 की पावर -12, 8.9 इंटू 10 की पावर -12। अब एक जीरो काट देंगे तो दशमलव हट जाएगा क्योंकि एक अंक ही बाद में है, आप इसको हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम डायरेक्टली। अब ये 89 है और ये 200 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 दूनी 178 और ये 2 जीरो और लगा दीजिए इंटू 10 की पावर -12। दशमलव लगाएंगे हम एक अंक के बाद में तो 1 2 3 4 पावर कम हो जाएंगी, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1.78 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा क्योंकि 4 पावर कम हो जाएगी, 1 2 3 4 कूलम। तो क्षेत्र के भीतर 1.78 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आवेश उत्पन्न हो जाएगा जब ये फ्लक्स रेखाएं 4500 फ्लक्स रेखाएं प्रवेश करेंगी और उसमें से 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्षेत्र के भीतर 4500 रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, 4500 रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, इसीलिए मैंने माइनस का चिन्ह पहले ही लिखा है। ओके, और उसमें से 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलने पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक हो जाता है, इसीलिए मैंने प्लस, क्योंकि प्लस तो होता है ये सब, इसलिए लगाया नहीं कोई भी चिन्ह, 2500 रेखाएं इसको वैसे ही लिख दिया। बस यही थोड़ा सा इसमें समझना था, बाकी तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि धातु की पतली गोलीय कोष, अब देखिए स्फेरिकल सेल दे रखी है जिसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है, अच्छा आवेश भी दे दिया है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें क्या दी है, 3 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में कहते हैं जी कोष के भीतर, दूसरी कंडीशन में पूछते हैं ये कोष के ठीक बाहर, तथा नंबर 3 कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर यदि वह बिंदु स्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो तीनों ही स्थितियों में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। जो दे रखा है उसको लिखेंगे क्वेश्चन में। आपको दे रखा है जी रेडियस दे रखी है 0.25 मीटर, तो इसको कैपिटल आर से हम शो करेंगे। और हमने जो भी आर्टिकल किए थे गोलीय कोष से संबंधित, तो उसमें गोलीय कोष की त्रिज्या को कैपिटल आर से शो किया था, तो यहाँ पर भी हम उसको कैपिटल आर से ही लिखेंगे। आर इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, कैपिटल आर इक्वल टू दे रखा है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर।
आगे दे रखा है उन्होंने, इस पर 0.2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। आवेश की मात्रा दी है उन्होंने 0.2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को कुलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 कुलाम। तो पूछते हैं इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि यह बिंदु कोश के भीतर स्थित है। और इन्होंने 1/4πε0 की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको आगे प्रयोग करनी है, इसलिए इसमें दे रखी है। और यदि नहीं भी दे रखी होती तो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन में लिखेंगे जब बिंदु गोलीय कोश के भीतर है, गोलीय कोश के भीतर है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। जब वो बिंदु गोलीय कोश के भीतर है तब क्या होगा, उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरेंगी, कोई भी आवेश नहीं होगा। क्योंकि जब किसी भी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश बिल्कुल बराबर बराबर उसके एकांक क्षेत्रफल में पूरे बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जिसके कारण उसके केंद्र पर या उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है क्योंकि कोई भी आवेश नहीं रहता है। तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्ट आप लिखिए 0, क्या होगा जी 0। जब वो बिंदु गोलीय कोश के भीतर है तो उस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जब कोई भी आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं कोश के ठीक बाहर है। अब सेकंड कंडीशन लिख लीजिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन है जब बिंदु गोलीय कोश के ठीक बाहर है। गोलीय कोश का चित्र बना लेते हैं समझने के लिए थोड़ा सा। मानकर चलिए ये कोई गोलीय कोश है, इसका केंद्र बिंदु O है, रेडियस आपने R मानी है, कैपिटल R। ये गोलीय कोश है। तो पहले पूछा था उन्होंने कि गोलीय कोश के भीतर कोई बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब पूछते हैं जब बिंदु गोलीय कोश के ठीक बाहर है, ठीक बाहर का मतलब क्या है कि वो परिधि पर कहीं ना कहीं स्थित है। तो बिंदु P मानकर चलिए इस समय परिधि पर है। ठीक बाहर का मतलब परिधि पर है। और यदि ठीक बाहर नहीं होता या कोई डिस्टेंस दे रखी होती कि गोले के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है या 5 मीटर की दूरी पे है, तो वो रेडियस हम लिख लेते, डिस्टेंस हम लिख लेते। इन्होंने कहा है कि जब बिंदु गोलीय कोश के ठीक बाहर है, ठीक बाहर का मतलब है कि परिधि पर ही कहीं ना कहीं है, परिधि पर ही कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इसलिए तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश वाला ही फॉर्मूला यहाँ प्रयोग करेंगे क्योंकि जब कोई भी बिंदु गोलीय कोश की परिधि पर स्थित होता है तो वह
एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है और ये समझता है कि पूरा आवेश इसके केंद्र में स्थित हो गया हो या आ गया हो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। चाहे तो यहीं पे लिख दो या मत लिखो, आपकी मर्जी। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आपके पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10⁹। मैं इसको यहां कर दे रहा हूं। और Q की वैल्यू आपके पास में है 0.2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में कैपिटल R, क्योंकि जो त्रिज्या है ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो कैपिटल R का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूले में भी आप कैपिटल R का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो गोलीय कोश की त्रिज्या है वही बिंदु P की डिस्टेंस भी हो जाएगी, ठीक बाहर है बिंदु। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 0.25 इसका है स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 0.1 अंक के बाद है तो 1.8 हो जाएगा ये। इनटू, अब देखिए 10⁹ यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है माइनस की, तो प्लस की बचेंगी 3 पावर, अपॉन में हो जाएगा 0.25 का मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे स्क्वायर खोलने के लिए, तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 25 25 जब 625 और 0.2 अंकों के बाद है, लेकिन स्क्वायर खोलते समय 0.4 अंकों के बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर तो केवल 3 ही अंक है, लेकिन हमको तो 4 बनाने हैं, तो एक 0 लगा देंगे अपनी ओर से, और दशमलव उससे पहले लगाएंगे, फिर एक को 0 लगा देंगे कैलकुलेशन समझने के लिए। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये हो गया 18 और ये हो गया 625। अब आप इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 25 से डिवाइड कीजिए, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 बार कटेगा, यानी 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 18 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 144, 18 × 144 हो जाएगा। अब देखिए पावर तो आपके पास में केवल 3 है, आप इसको 2 पावर कर लीजिए तो 1 10 अलग हो जाएगा, इंटू 10⁻2 कर लीजिए, अपॉन में क्या हो जाएगा 5, ये वाला जो बच रहा था। 5 से इसको काट सकते हैं तो 2 बार कटेगा। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। 144 है और यहाँ बच रहा है केवल कितना, 2 बच रहा है जी, क्योंकि 5 से इसको 10 को काटा था। तो 144 का 2 से मल्टीप्लाई करने को हो जाएगा 288, 144 में 288, और पावर बची है केवल आपके पास 10 की पावर 2, बाकी सब खत्म हो गया। अब दशमलव क्या है, आप एक अंक के बाद ही लगा लेंगे। यदि आप दशमलव एक अंक के बाद ही लगाते हैं तो 2 पावर और बढ़ जाएंगी प्लस की, या फिर क्या आप लिखिए इक्वल टू 2.88 इंटू 10 की पावर, अब इस समय 4 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ये हो जाएगा। तो जब वो बिंदु गोलीय कोश के ठीक बाहर है, यानी उसकी परिधि पर कहीं न कहीं स्थित है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.88 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम होगी। अब तीसरी कंडीशन में वो कहते हैं कि गोलीय कोश से 3 मीटर की दूरी पर है, इसको भी कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन,
लिखेंगे थ्योरी में, जब बिंदु था, जब बिंदु गोलीय कोश के केंद्र से, गोलीय कोश के केंद्र से 3 मीटर, यानी इसकी वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू है 3 मीटर की दूरी पर है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से पुनः, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 9 है जी, इनटू Q की वैल्यू वही है, कोई परिवर्तन नहीं किया। Q की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में स्मॉल r की वैल्यू अब इस समय 3 मीटर प्रयोग करेंगे तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब आप यहाँ काट फीट कर लीजिए, यहीं पर बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा। ये नीचे 3 है, ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, डायरेक्टली आप 9 को डिवाइड कर लीजिए, बचेगा आपके पास 0.2 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -6 है, तो बचेगी कितनी आपके पास, 10 की पावर कितनी बची, 10 की पावर 3 बची है। चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, और यदि आप चाहो तो ये 10 की पावर जो 3 है इसको भी खत्म कर सकते हो न्यूटन प्रति कूलम करके, या एक लाइन और बढ़ा लो, E इक्वल टू और लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा ये न्यूटन प्रति कूलम। ये दोनों ही सही है, ये आपका तीसरी कंडीशन में आंसर आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो जल की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या 10 की पावर -5 सेंटीमीटर है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वायु में लटका सके। दे रखा है G इक्वल टू 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम, रो इक्वल टू दे रखा है 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, और स्मॉल E इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कर लेते हैं। जो दे रखा है उसको लिखेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले यहां दे रखा है उन्होंने 10 की पावर -5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है बूंद की त्रिज्या, यानी R इक्वल टू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर
इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बाद में आप -7 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे दे रखा है उन्होंने, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आवेश की वैल्यू दी है इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी Q = 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इतना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। G = दे रखा है उन्होंने 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। स्मॉल g = 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिल्कुल एम के एस में ऑलरेडी ये है। रो = दे रखा है इन्होंने 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। रो का मतलब है जल का घनत्व, जल का घनत्व। रो = दे रखा है इन्होंने 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। आप इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही रखेंगे। और स्मॉल ई की वैल्यू आपने ऑलरेडी लिख ही ली है। अब देखिए, जब कोई भी जल की बूंद है या कोई और भी वस्तु है वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटक सके, तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। मानकर चलिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई बूंद है, स्मॉल m द्रव्यमान की कोई बूंद है और वह वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। तो वैद्युत क्षेत्र में लटकने से उस पर दो प्रकार के बल, एक तो उसका भार नीचे की तरफ और वैद्युत बल ऊपर की तरफ कार्य करता है। संतुलन के लिए दोनों ही बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी बूंद लटक सकती है। देख लीजिए, मानकर चलिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें ये जो रेडियस दे रखी है उन्होंने कितनी, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक जाती कोई बूंद है और वो लटकी हुई है। वैद्युत क्षेत्र E है, इसका वैद्युत क्षेत्र E है। तो इसका जो भार है वो mg नीचे की ओर कार्य करेगा, भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और उतना ही बल, वैद्युत बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा संतुलन के लिए। अर्थात जो QE है वो संतुलन बनाए रखने के लिए इसको ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि जब भी आप कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक कुछ ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि उसका भार उसको नीचे की ओर खींच रहा है। और यही हमारा गुरुत्व बल भी हो जाता है, गुरुत्व बल भी हो जाता है। आप इसको F = करके भी लिख सकते हैं, ये वैद्युत बल है, आप इसको Fe करके भी लिख सकते हैं संतुलन के लिए। अब देखिए, ये बूंद जब तक रुकी रहेगी तब तक रुकी रहेगी जब तक ये दोनों बल संतुलित हैं, यानी इसका भार और वैद्युत बल दोनों संतुलित हैं, बिल्कुल बराबर बराबर हैं। तब तक ही यह बूंद वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटक सकती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो बूंद पर भी कैसा आवेश हो जाएगा जी? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, इसलिए माइनस का चिन्ह आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लिखेंगे बूंद को स्वतंत्रता पूर्वक वैद्युत क्षेत्र में लटकने के लिए दोनों
दोनों बल कौन कौन से, F तथा Fe, यानी इसका भार और वैद्युत बल बराबर होने चाहिए या समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। अतः संतुलन के लिए भी आप इसको लिख सकते हो, अर्थात Fe इक्वल टू F, और Fe की वैल्यू आपके पास में है QE और F की वैल्यू आपके पास में है mg। आपको ज्ञात करना है E की वैल्यू, तो E को सबसे पहले ही आप लिखो साइड में, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन q हो जाएगा, mg अपॉन q। अब आपके पास में m की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी त्रिज्या उन्होंने दे रखी है और घनत्व भी दे रखा है, तो द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणा घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये प्रयोग करेंगे। m इक्वल टू होता है आयतन गुणा घनत्व, v का मतलब है आयतन, v फॉर रो। अब आयतन भी आपके पास नहीं है, आयतन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि गोल है तो 4/3 पाई r की पावर 3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटू रो। बूंद गोल है तो गोल वस्तु का जो आयतन है वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r की पावर 3 इंटू रो, ये इसका द्रव्यमान आ जाता है। द्रव्यमान की वैल्यू को यहाँ प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा तीव्रता, अतः तीव्रता E इक्वल टू m के स्थान पर ये वाली वैल्यू तो 4 पाई r की पावर 3 इंटू रो रहेगा ऊपर, अपॉन में 3 आ जाएगा नीचे, इंटू g अपॉन में q। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू रखेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r की वैल्यू आपके पास में है 10 की पावर माइनस के 7, क्योंकि इसको हमने मीटर में चेंज किया था, 10 की पावर माइनस के 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 10 की पावर 7 हो गया। इसकी पावर है 3 इंटू रो, रो की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 10 की पावर 3, इंटू जी, जी की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 10, अपॉन में ये वाला 3 इंटू क्यू की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। अब कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, इस ये 10 की पावर प्लस की 3 मान करके इस 10 की पावर 3 को जोड़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 10 की पावर जो 3 है 7 की है, यहाँ पर पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी। बहुत ही कंजस्टेड कैलकुलेशन हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क हो जाता है 262 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 262 न्यूटन प्रति कूलम। डायरेक्ट आप इस कैलकुलेशन को कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आंसर सही है या नहीं। थैंक यू।